7 अक्टूबर 2023 घर के बाहर दंगे होने के कारण दो छोटी लड़कियां अपने घर की अलमारी में छुप रखी थी। कुछ लोग उनके घर में घुसे, उन्होंने वो अलमारी खोली और उन दोनों लड़कियों के सर पे वहीं गोली मार दी। Hi guys, my name is Shreyan Soni and I'm back with a new case. Today's case is not a case. This is a war. Yes, we are talking about the Israel-Palestine conflict. So let's not waste any more time and get to the today's video, which is revolving around Israel and Palestine conflict. 7 अक्टूबर 2023 शाम की 6:30 बजे हमस, जो कि पैलेस्टीन की एक पॉलिटिकल पार्टी है या मैं कहूँ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में मोहम्मद दईफ, जो कि हमस के मिलिट्री लीडर है, वो थे और वो बोल रहे थे कि उन्होंने अल अक्सा फ्लड नाम का एक ऑपरेशन जारी किया है, दैट द एनिमी विल अंडरस्टैंड दैट देयर टाइम ऑफ रैम्पेजिंग विदाउट अकाउंटेबिलिटी हैज एंडेड, जिसका हिंदी में अनुवाद था कि दुश्मन समझ जाएगा कि उनके उत्पात का टाइम अब खत्म हो चुका है, उनकी रैम्पेजिंग का टाइम अब खत्म हो चुका है। और इस वीडियो के जारी होने के आधे घंटे बाद ही द सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल, जहाँ की लगभग 3 से 4 हजार लोग जमा हो रखे थे और पार्टी कर रहे थे राइम के अंदर, वहाँ हमस के कुछ लोगों ने अटैक कर दिया और उन लगभग 3 से 5 हजार लोगों के बीच में 260 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग किडनैप किए गए। और 7:40 में इसराइल की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया था कि साउथ इसराइल के अंदर हमस के लोगों ने अटैक कर दिया है और वहां के लोगों को उन्होंने घर के अंदर ही रहने को कहा, जब तक हमस के आतंकियों ने 1400 लोगों को मार दिया था और 200 को किडनैप कर लिया था। एंड ऑन दैट सेम डे हमस के लोगों ने इतना आतंक फैलाया वहां पे, उन्होंने मर्डर्स किए, उन्होंने रेप्स किए, उन्होंने औरतों को बिना कपड़ों के गलियों में घुमाया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने बच्चे भी मार डाले। इट हैज बीन रिकॉर्डेड लाइक ऑन पेपर्स 1400 पीपल वर किल्ड दैट डे एंड 1400 इज अ बिग नंबर। तो ये सब कुछ होता देख इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उसी रात उन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट जारी किया एंड ही डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ वॉर इन इजराइल। और उसी रात यूएस गवर्नमेंट ने भी अपना सपोर्ट इजराइल के लिए भेज दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली दे कंडेम्ड दैट टेररिस्ट अटैक। वैसे तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं हमेशा से, लेकिन 1973 के यौम किप्पुर के 50 साल बाद ये पहला एक ऐसा अटैक था जिसने इजराइल और पैलेस्टीन को एक वॉर की स्टेट में डाल दिया। तो चलो, जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसकी अपन हिस्ट्री जानते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो भी मिडल ईस्ट का एरिया था वो ओटोमन एम्पायर के थ्रू रूल किया जा रहा था। और जिन्हें नहीं पता है कि ओटोमन एम्पायर क्या था, तो वो एक टर्किश एम्पायर था जो उस टाइम मिडल ईस्ट को रूल कर रहा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पैलेस्टीन नाम का एक बड़ा एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। पैलेस्टीन में मोस्टली अरब्स लोग रहते थे और जूइश लोग रहते थे। तो इस ब्रिटिश के टेक ओवर के बाद उन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगा, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ने लगे। तो जैसे कि वहाँ अरब्स की थोड़ी पॉपुलेशन ज्यादा थी और जूइश की थोड़ी कम, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया जिसे हम बोलते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन। और इस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि जूइश लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाया जाएगा पैलेस्टीन के अंदर। तो जो पैलेस्टीन के जूस थे वो पैलेस्टीन को अपना एंसेस्ट्रल होम मानते थे, लेकिन वहाँ के अरब लोग भी उस जमीन पे अपना हक दिखा रहे थे। तो इस वजह से उन दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो 1920 से 1940 के बीच में वहाँ के जूइश लोगों की तादाद बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नाजी हॉलोकास्ट किया था हिटलर ने, उसके बाद जूइश लोग माइग्रेट करने लगे थे और वो बहुत लोग पैलेस्टीन आए थे, क्योंकि वहाँ बेल्फोर डिक्लेरेशन लागू किया था, उन्होंने वादा किया था जूइश के लिए एक नेशनल होम बनाने का। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द जूइश पीपल वर माइग्रेटिंग देयर। तो जैसे जैसे पैलेस्टीन में जूइश लोगों की तादाद बढ़ी, वैसे वैसे अरब्स और जूइश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे। तो ये बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स देख के 1947 के अंदर यूएन, जो कि यूनाइटेड नेशंस है, कंट्रीज का संगठन, उन्होंने पैलेस्टीन को एक प्रस्ताव रखा कि पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसमें कि एक हिस्सा जूइश को दिया जाए और एक हिस्सा अरब्स को। जूइश लोगों के लीडर्स तो इस बात से सहमत थे, लेकिन अरब लोगों के लीडर ने इसे नकार दिया। तो 1948 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पाई, तो जूइश लीडर्स ने इजराइल को बनाने का डिक्लेरेशन कर दिया था। उन्होंने इजराइल एक ऐसी स्टेट बनाने की जो कि जूइश लोगों का स्वर्ग था, उस स्टेट को बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया था। और ये बात
बात सुन के अरब्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जूविश और अरब्स के जो मिलिटेंट्स थे उनके बीच में लड़ाइयाँ और बढ़ने लगी। तो उस इजराइल बनाने के प्रोसेस में हजारों लाखों पैलेस्टीनियंस को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था और उस इवेंट को वो लोग बोलते हैं अल नकबा, द कैटास्ट्रोफ। जब कुछ समय बाद थोड़ी लड़ाइयाँ कम होने लगी तब इजराइल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 मिलियन थी, जिसमें से 74 से 75% तो जूइश लोग थे और 20% अरब लोग जो कि इजराइल में रह रहे थे। तो जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जो इजराइल के राइट में पैलेस्टीन है जिसे कि जेरूसलेम और वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, उसे जॉर्डन ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और जो लेफ्ट साइड में पैलेस्टीन है जिसे हम गाजा के नाम से जानते हैं, उसे इजिप्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो कभी जॉर्डन, इजराइल और इजिप्ट के बीच में कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो वहाँ और वॉर्स होते रहे। 1967 के वॉर में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलेम, गाजा और इजिप्ट के कुछ हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में रह रहे थे। उनको कभी इजराइल ने वापस आने की परमिशन नहीं दी। दे वर नॉट अलाउड टू कम इन इजराइल, क्योंकि उन्हें डर था कि इजराइल में अरब लोगों की पॉपुलेशन फिर बढ़ेगी तो जूइश लोगों के लिए वो एक खतरा होगा। तो अभी पूरा वेस्ट बैंक इजराइल ऑक्यूपाइड करता है, लेकिन कुछ हिस्सा ईस्ट जेरूसलम, उसमें अभी भी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं और वो होप कर रहे हैं कि ये एक दिन एक पैलेस्टीनी स्टेट बनेगा। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 मिलियन पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में रहते हैं, 2 मिलियन गाजा स्ट्रिप में, 2 मिलियन जॉर्डन में, 2 मिलियन इजराइल में और 0.5 मिलियन सीरिया में। तो चलिए अब गाजा स्ट्रिप के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, द गाजा स्ट्रिप इजराइल के और द मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, सैंडविच बन रखा है और इजिप्ट से ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये सिर्फ 31 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है और ये अर्थ पे वन ऑफ द डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। इस छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोग। 1967 के वॉर से 2005 तक इजराइल ने गाजा को ऑक्यूपाई कर रखा था, लेकिन 2005 के बाद कुछ सेटलमेंट्स हुए और इजराइल ने अपने ट्रूप्स वहां से हटा लिए। बट द यूएन स्टिल कंसिडर गाजा एज ए इजराइल ऑक्यूपाइड स्टेट। तो जो मेन प्रॉब्लम्स जो कि इजराइलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच में थी वो थी, पहली पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का क्या होगा, दूसरी जो कि जूइश सेटलमेंट्स लगाए गए थे गाजा स्ट्रिप पे वो रहेंगे या हटेंगे, थर्ड वेदर द टू साइड शुड शेयर जेरूसलम, और चौथी जो सबसे ट्रिकी है कि इजराइल के पास में एक पैलेस्टीन स्टेट बनेगा या नहीं बनेगा। और इसके बाद जब पैलेस्टीन इंडिपेंडेंट था तो वहाँ पे पीएलओ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया जो कि पूरे पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करते थे पूरी दुनिया के सामने। पीएलओ वाज लाइक ए सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ पैलेस्टीन। आफ्टर दिस चीजें सही होती देखी जा रही थी, पैलेस्टीन में भी चीजें सही हो रही थी और इजराइल और पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे लेकिन छोटे मोटे ही थे, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं हो रहा था उनके बीच में, अनटिल जब 2006 में हमस ने वहां का पॉलिटिकल इलेक्शन जीता। नाउ गाजा इज रूल्ड बाय हमस विच इज इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप एंड कमिटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल एंड इज डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट ग्रुप बाय यूके एंड मैनी मोर कंट्रीज। तो हमस को यूके और काफी कंट्रीज ने एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप माना है जो कि इजराइल का नाश चाहता है। और जब से गाजा में हमस ने रूल किया है उसके बाद तो इजराइल पे अटैक्स बहुत बढ़ चुके हैं गाजा की ओर से। 2014 में जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक ट्रूस लिखा था पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में और दोनों इजराइल और पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर्स वहां आए थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उस ट्रूस से सहमति जताई लेकिन वो ट्रूस पैलेस्टीनियंस के द्वारा डिसमिस कर दिया था और इस ट्रूस को द डील ऑफ द सेंचुरी बोला जा रहा था। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज ट्रूस इज ए पीस प्लान बिटवीन टू एंटिटीज। और जब से हमस पिक्चर में आया है इजराइल पे अटैक्स, बॉम्बिंग्स, सुसाइड बॉम्बिंग्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमस के टेररिस्ट ने आतंक फैला दिया है 2006 के बाद इजराइल पे। तो यूएस पूरा इजराइल का साथ दे रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा एलाई है इजराइल का। और रशिया और चाइना दोनों हमस को एक टेररिस्ट ग्रुप मानते ही नहीं। रशिया और चाइना को लगता है जो हमस कर रहा है वो सही कर रहा है, जो गलती है वो यूएस की है। उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे नहीं थे मिडिल ईस्ट को लेकर। ईरान हमेशा से ही अंडर द टेबल हमस को सपोर्ट करता रहा है लेकिन ऑन मीडिया, ऑन न्यूज ईरान हमेशा डिनाई करता आया है कि उन्होंने कोई अटैक में साथ नहीं दिया हमस का। तो हाँ, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ ईरान एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। और जो मेरे व्यूज है इस केस पे वो ऐसे हैं कि हाँ, इनिशियली पैलेस्टीनियंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था, उन्हें अपने ही घरों से निकाल दिया था इजराइलीज ने, एंड दैट इज सो सैड। बट व्हाट द हमस इज डूइंग राइट नाउ इज नॉट करेक्ट। लाइक दे इन्वेडेड अ कंट्री, किल्ड देयर
देयर पीपल, रेप्ड देयर विमेन, किल्ड देयर चिल्ड्रन। और इस हमस के एक्शन के कारण इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक वॉर खड़ा हो गया। हमस ने अपना पहला मूव दिखाया, लेकिन उस मूव के कारण ऑलमोस्ट 7,000 पैलेस्टीनियंस मर चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 3,000 माइनर्स थे। जो 7,000 लोग मारे गए, जिनमें से 3,000 बच्चे भी थे, उन लोगों के लिए मेरे मन में बहुत सिंपैथी है। लेकिन हमस के मूव ने एक वॉर क्रिएट कर दिया और इजराइल भी अब अपना मूव दिखाएगा। बट लाइक इन ए वॉर, a bomb or a missile don't know whether a child is living below. So in a state of war, the people will die. I hope ये war जल्दी खत्म हो जाए और ज़्यादा casualties ना जाए. And tell me your views in the comment section and like this video and subscribe to this channel if you like such content, and talk to your loved ones so openly. Bye bye.